नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की को कहे गए अपशब्द पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पार्टी लगातार धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का माहौल छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह मात खाए। और तो और रमन सिंह अपने वार्ड में बुरी तरह हार गए, विजय बघेल जी अपने गांव में बुरी तरह हार गए। अपने गांव अपने वार्ड नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के मुद्दे पे आप जहर नहीं घोल सकते। ये है कि ये अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और धर्म मंच है और उसमें महंत राम सुंदर दास जी ने जो कदम उठाए बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये धर्म मंच है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म में इस प्रकार से इस प्रकार से बात कही जाना तो स्वीकार्य नहीं है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए, अभी 30 तारीख को ही निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की है, उसमें मैं शामिल होऊंगा और ये बात को वहाँ भी रखूँगा कि हमें बारदाना हम लोग जो मांगे थे उतने गठान हमको नहीं मिल रहे हैं, उसकी पूर्ति तत्काल की जाए, आबाद गति से उसके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जो रविवार को समाप्त हो गई। बता दें कि इस आयोजन में देश भर के धर्म अनुयायी महामंडलेश्वर शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि इसमें वक्ताओं ने कथित तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और नाथूराम गोडसे की तारीफ की। आयोजन में 20 धर्मगुरुओं ने भाग लिया। धर्म संसद में दिए गए भाषणों में धर्मगुरुओं ने सनातन हिंदुओं से खुद को हथियारबंद करने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए तैयार होने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के एक धार्मिक नेता संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर विभिन्न देशों की राजनीति और प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर असहमति जताते हुए स्वामी स्वरूपानंद ने इस कार्यक्रम में कहा कि जहां 30 करोड़ मुसलमान और लगभग 15 करोड़ ईसाई रहते हैं, उस देश को आप क्या हिंदू राष्ट्र कहेंगे। हालांकि बाद में रविवार की शाम गांधी के खिलाफ बयान देने वाले संत कालीचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बता दें कि रायपुर में आयोजित इस 2 दिवसीय धर्म संसद में शामिल होने आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अचानक से इस कार्यक्रम से चले गए। धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाने के मामले में छत्तीसगढ़ के पीसीसी सचिव मोहन मरकाम ने एफआईआर दर्ज करवाई है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संसद में जिस ढंग से पूज्य महात्मा गांधी जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का सार्वजनिक बयान किया है, तो एक घोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज पूरा देश ही नहीं विश्व मानता है, उनके दिखाए रास्तों पर चलता है, मगर उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना घोर निंदनीय है, अपमान है। इसलिए हमने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, हमने 12 बजे रात को हमने मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि हमको 11:30 बजे के लगभग वीडियो मिला और वीडियो भी जो मीडिया के साथियों के द्वारा ही सोशल मीडिया में डाला गया, तभी हमें पता चला और तुरंत हमने एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं इस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। प्रदेश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे। पुनः राहुल जी की दूरदर्शिता को पुनर्स्थापित करता है, प्रमाणित करता है
ट्वीट करके राहुल गांधी जी ने कई दिन पहले इस बात को देश के संज्ञान में लाया था, देश के नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व के संज्ञान में लाया था, और विलंब हो रहा था। जो काम पहले ही हो जाना था, इस बीच में देखिए ओमिक्रॉन आ गया, ये सारी बातें आ गई। अगर हमने ये प्रक्रिया चालू कर दी होती तो कई लोग बच सकते थे। अंततः राहुल जी का ये ट्वीट कि प्रधानमंत्री जी ने उनके सुझाव को स्वीकार किया और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। पर्याप्त स्टॉक है, लगाने वाले ही कम होते जा रहे हैं। 96% नागरिकों को पहला डोज लग चुका है। कई जिलों में 100% तक की भी बात आ गई है, 10-12 जिलों में। उन परिस्थितियों में दूसरा डोज 4 महीने बाद लगता है, 12 हफ्ते बाद, 12 से 16 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगता है। तो वो वैक्सीन तो आके रखी रहती है। इसीलिए मैंने भी 2 पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखे थे कि बूस्टर डोज भी और बच्चों के लिए भी हमको इसको प्रारंभ करना चाहिए। पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्ग लोगों को, कोमॉर्बिड लोगों को तो 15 से 18 करेंगे, तो 12 से 15 वाले छूट गए। आपने कहा बूस्टर डोज हम लगाएंगे हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को, और जो बुजुर्ग हैं अगर आवश्यकता महसूस होती है, या कोमॉर्बिड लोगों को, यानी बाकी आबादी छूट गई है। ये बाकी आबादी क्यों छूट रही है? क्योंकि आपका वैक्सीन नहीं है। वरना आप ये क्यों कहोगे कि एक को लगेगा 10 को नहीं लगेगा? वैक्सीन नहीं होने का ही कारण है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण कोई नहीं है। इसलिए वैक्सीन के निर्माण की क्षमता आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि हमने वैक्सीनेशन का 1 साल हो जाएगा। 2 जनवरी को अनाउंस हुआ था, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन चालू हुआ था, तो करीब करीब 1 साल पूरा हो जा रहा है। इसमें भी अभी भी हमारी जो वैक्सीन बनाने की क्षमता जितनी होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाए, और 31-32 करोड़ पे हम पहुंच रहे हैं 11 महीने बीतने के बाद। ये शुरू से हमने अगर वैक्सीन के निर्माण की मात्रा को बढ़ा लिया होता तो हम सबको एक साथ लगा सकते थे। अभी जो बच्चों को लगना है बमुश्किल 10% आबादी भी नहीं होगी, तो हम तो 60% आबादी के लिए काम कर रहे हैं, और 60% में से भी 30% को तो करीब करीब लग चुका है पहला डोज, और कम से कम 15% और को दूसरा डोज लग चुका है, 15 से 20% को। तो करीब करीब जिस आबादी को लगना था उसकी 90 और 60 को एवरेज भी आप अगर करते हैं तो 70% से ज़्यादा लोगों को लग चुका है। अब तो केवल 10% बच्चों की बात हम कर रहे हैं। 15 से 18 साल की उम्र में 10% से कम बच्चे आएंगे, आबादी का 10% से कम होगा। तो छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है? अपन 3 करोड़ पकड़ लें, उसका 10% कितना है? 30 लाख। 7% कितना है? 21 लाख। तो 21 लाख लोगों को तो आप 1 महीने में लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी पहला डोज लगाने में, और वैक्सीन उस मात्रा में आती रहे। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र 60% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 95% लोगों ने इसका पहला टीका लगवा लिया है। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर प्रदेश में 3,43,43,504 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में 1,87,47,776 लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। पहले डोज के 100% कवरेज से प्रदेश अब केवल 5% दूर है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए पात्र लोगों की संख्या 1,96,51,000 है। राज्य के 60% नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। यहां 1,17,95,741 लोगों को इसके दोनों टीके लग चुके हैं। कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य जल्द हासिल करने के लिए प्रदेश भर में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 1300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में 16 प्रकार की खेल विधाएं होंगी। प्रतियोगिता 14 वर्ष और 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में बालक और बालिकाओं के लिए आयोजित की गई है। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने आकर्षण मार्च पास्ट किया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के महत्व को हमें भूलना नहीं चाहिए। जीवन में खेलकूद का महत्व पढ़ाई लिखाई के साथ आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागियों को अपने कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। खेलकूद से शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री से कोरोना से बचाव को लेकर भी चर्चा हुई। और मीटिंग के बाद सीएम ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से मैं भेंट करने आया था। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को कैसे आगे बढ़ाएं और फसलों के विविधीकरण के काम हम प्रारंभ कर रहे हैं, बारे में भी उनसे चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के हर संभव उठाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। और प्राकृतिक खेती के विभिन्न आयामों पर माननीय कृषि मंत्री जी से चर्चा हुई। यूरिया की आवश्यकता जितनी मध्य प्रदेश को है, कृषि मंत्रालय ने उस आवश्यकता की पूर्ति की अनुशंसा हमारे उर्वरक और रसायन मंत्री जी को, मंत्रालय को की। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसके मामले अब मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं, अभी तक 9 पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के हैं और इसलिए ओमिक्रॉन पर भी, कोविड के बढ़ते हुए खतरे पर भी विस्तार से हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं। हमने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, हमारे 178 पीएसए प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं, जिनका मॉक ड्रिल भी हमने कर लिया है। हमारे कोविड केयर सेंटर, क्योंकि अभी तक माइल्ड लक्षण वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है, उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था, और मध्य प्रदेश के पास भी पर्याप्त भंडार है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हो, आपके आरटीपीसीआर टेस्ट किट हो, अलग अलग प्रकार के रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, अलग अलग दवाइयाँ हो, उसकी मध्य प्रदेश में पर्याप्त व्यवस्था है। मैंने पूरी जानकारी भी दी और वेरिएंट के बिहेवियर के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया है कि सावधानी बरतें, इसलिए हमने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया है। स्कूलों में 50% बच्चे ही जाएंगे, ये व्यवस्था की है। बड़े आयोजनों को हम लोग हतोत्साहित कर रहे हैं और जनता से ये अपील है कि मास्क लगाएं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कोरोना का गढ़ बन चुके इंदौर शहर में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। शहर में रोजाना 10 से 12 नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी इंदौर शहर में बढ़ गया है। 8 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनको ज्यादा खतरा नहीं है। विदेश से वापस आए 26 में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनका अरविंदो मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट किया गया। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 19 आई है, जिसमें 7 की जांच रिपोर्ट आई है, जो कि हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। 8 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। जी देखिए, क्या हुआ है कि इंदौर में कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण से, क्योंकि अरविंदो में अभी एक जीन सीक्वेंसिंग की मशीन उपलब्ध है, मतलब मध्य प्रदेश में अरविंदो के पास में ये जीन सीक्वेंसिंग की मशीन है, उसके कारण से एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने हमको सैंपल भेजे थे इसके कि इसमें आप जीन सीक्वेंसिंग रन करिए और बताइए कि इसमें कोविड का कौन सा वेरिएंट है। उसके लिए फिर हम लोगों ने सबसे पहले 4 सैंपल भेजे गए, उसमें से 2 में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया था और बाकी 2 में कुछ भी नहीं पाया गया था। उसके बाद 7 सैंपल भेजे गए, जिसमें से 6 में पाया गया था ओमिक्रॉन और 1 में डेल्टा वेरिएंट पाया गया था। तो क्योंकि हम लोग एक प्राइवेट लैब थे, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए इन्होंने हमारी जो रीडिंग्स थी उसको इन्होंने वहाँ पे भेजा दिल्ली में कि इसको अप्रूव कर दें
फिर वो वहाँ से अप्रूवल हुआ तो फाइनली ओमिक्रॉन इंदौर में और मध्य प्रदेश में पाया गया है। जी, अभी सर उसमें से शायद 6 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हाँ, जो भी मरीज थे उनका सब हमने, क्योंकि हम लोग जब भी सैंपल रन करते तो हम लोग पूरा पूछते हैं उनसे कि उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या था, तो सभी लोग वैक्सीनेटेड थे। इस कारण से उनमें सिम्टम्स ज़्यादा सिवियर नहीं थे। तो इससे अच्छी बात यही है और सीखने वाली बात भी है कि आपको वैक्सीनेशन एक तो कराना चाहिए जिससे उसकी सिवियरिटी कम हो सके। इसलिए माननीय मोदी जी ने भी अभी ट्रिपल वैक्सीनेशन का भी बोला, जो 3rd बूस्टर डोज का जो 10 तारीख से चालू हो रहा है, वो शायद इसी उसके लिए बोला है कि अब और जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन रहेगा उतना ये कोरोना इतना कारगर नहीं रहेगा और सफलता मिलेगी अपने को इस महामारी से लड़ने में। सर, जो बाकी 2 मरीज हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं? नहीं, उनमें भी सामान्य सिम्टम्स ही हैं, कोई ऐसे मेजर सिम्टम्स नहीं है उनमें भी। उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको, और आइसोलेशन का फिर बाद में बोला जाएगा उनको। वो कब तक डिस्चार्ज करें? मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के बीच सागर जिले के बीना से बीजेपी विधायक महेश राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में आरटीआई कार्यकर्ताओं के मर्डर हो जाते हैं। मामला स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी विधायक महेश राय प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान नगर पालिका में सूचना अधिकार के आवेदन आने से विधायक जी इतना बुरा मान गए कि सार्वजनिक मंच से कह दिया कि बड़े बड़े शहरों में तो आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो जाती है। क्रियाओं और साधन के एक निश्चित रेट होते हैं। टेंडर लगा नहीं कि सूचना अधिकार का आवेदन आ गया, भुगतान हुआ ही नहीं और आरटीआई लगा दी गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिया और एक शासन के निश्चित रेट होते हैं। टेंडर डला पर भैयों ने आरटीआई लगा दी, भ्रष्टाचार हो गया, भुगतान हुआ ही नहीं, भुगतान हुआ ही नहीं। यहाँ पे आरटीओ विशेषज्ञ भी हो गए हैं और आरटीओ विशेषज्ञों के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि आज महान दिन है कि बड़े बड़े शहरों में आरटीओ विशेषज्ञों का मर्डर होता है। ये लोग आरटीआई विशेषज्ञों का ही मर्डर होते हैं। कई लोगों के ये अक्सर कुछ ना कुछ घुसपैठ। पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत जैव विविधता संरक्षण के लिए 9 जिलों में आयुष वन विकसित होंगे और औषधीय वनस्पतियों का भी संरक्षण होगा। वहीं जैव विविधता संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शिवराज सरकार में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इस अनूठे पहल की जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रदेश के 9 जिलों में आयुष वन विकसित किए जाएंगे। अगले साल पन्ना, भोपाल, गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर और शहडोल के साथ ही अनूपपुर जिले में 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन विकसित किए जाएंगे। इसी तहत वर्ष 2023 और 24 में स्थानीय प्रजातियों और जड़ी बूटियों का रोपण किया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक जनसाधारण के लिए आस्था का केंद्र है। नर्मदा उद्गम स्थल के पास 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन की स्थापना की जा चुकी है। इस व्यवस्था से औषधि पौधे लगने से पर्यटकों के लिए प्रकृति दर्शन का आकर्षण केंद्र बनेगा। जैव विविधता संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने की दिशा में जैव विविधता को बचाना बेहद जरूरी है। एमपी के शिवपुरी के सिरसौद थाना क्षेत्र के भावखेड़ी गांव में बीते 25 दिसंबर को हुए 6 साल के बच्चे के अपहरण का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बच्चे को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण गांव के ही 3 बदमाशों ने किया था और बच्चे को गांव के एक खेत में छिपा दिया था। वहीं बच्चे के परिजनों को जब बच्चा गायब होने की सूचना मिली तो परिजनों ने सिरसौद थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस द्वारा गांव में पहुंचकर तलाशी ली गई तो पुलिस के दबाव में बदमाश बच्चे को छोड़कर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। इस अपहरण कांड में 15 लाख रुपए फिरौती मांगे जाने की भी बात सामने आई। घेराबंदी इसमें बहुत अच्छे से की गई थी और जहाँ तक सिविल क्लास में लोगो लगाए गए थे। फाइनली एक व्यक्ति को जब चेक किया गया तो हमको जो आरोपियों के पास तब हमारे पहुंचने की स्थिति बनी तो आरोपियों ने बच्चे को छोड़ के भाग गए। हमको केवल घेराबंदी के बाद हमको 9 बजे के आसपास बच्चा मिल गया, सुरक्षित मिला है बच्चा।
और बच्चे से पूरी सघन पूछताछ करने के बाद में पूरे घटनाक्रम की अच्छी से विवेचना तो हमारे एडिशंस की हैं उनका और एसडीओपी निरंजन राजपूत पौरी और थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा और कई हमारे थाने के एडी के और साइबर सेल के 3 आरोपी इसमें पाए गए हैं, जिन्होंने 2 महीने पहले से इस बच्चे के घर पे काफ़ी ज़मीन जायदाद वगैरह है, तो उन्होंने करीबन 15 लाख के हिसाब से इस बच्चे की फिरौती के लिए पैसा लेने के लिए इसका अपहरण किया था। और उनको ही लगा थोड़ी देर बाद कि पुलिस लगातार वॉच कर रही है और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे रहने में उनकी तरफ ही बढ़ता जा रहा है मामला, ये छोड़ के भाग गए थे। शिवपुरी जिले के सरसौत थाना क्षेत्र के अंतर्गत भावखेड़ी में एक 6 साल के नाबालिग बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसे आज पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने अपहरण छुड़ाकर इसका खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पिछली 25 तारीख को एक 6 वर्षीय बालक का उसी के गांव के लोगों ने अपहरण कर लिया था। जब परिजनों को फिरौती के बारे में फ़ोन आया, तब जाकर परिजनों को इस बात का पता चला कि उनके 6 वर्षीय बालक का अपहरण किया गया है। वहीं पुलिस की सक्रियता के चलते अपहरणकर्ताओं पर बढ़ते दबाव के कारण उसी दिन शाम को उस बच्चे को छोड़कर वो गांव पर गायब हो गए। वहीं पुलिस ने बताया कि उन तीनों आरोपियों को जिनके द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता के कारण एक बच्चे को सकुशल उनके घर वालों तक पहुंचा दिया गया है। कैमरामैन शाकिर के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।